देखिए बच्चों, जो काम की चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे काम की चीज़ें अब बच्चे चाहते हैं कि क्लोज टेस्ट हैं, तो ये एक पूरा क्लोज टेस्ट आपके सामने है और इसके ऑप्शंस आगे हैं। अब हमारे लिए परेशानी रहेगी कि हमें कहानी पढ़ के फिर ऑप्शंस के लिए अगली स्लाइड पे आना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ आप इसे एंजॉय करें और कहानी पढ़नी शुरू करते हैं। इकोलॉजी इन ए वेरी सिंपल टर्म इज ए साइंस। तो इकोलॉजी क्या है? यह है पर्यावरण विज्ञान, सजीव चीजों का एक दूसरे के ऊपर निर्भर और आपस में संबंध, इसी को पढ़ना समझना इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी साधारण शब्द में कहा जाए तो एक ऐसा विज्ञान है दैट, अब चूंकि ये इकोलॉजी कोई ऐसा अध्ययन तो है नहीं जो पहले होता था, ये आज भी होता है और ये सिंगुलर शब्द है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर बनेगा बच्चों, वो पहला बन जाएगा, स्टडीज। तो इकोलॉजी इन ए वेरी सिंपल टर्म इज अ साइंस। इकोलॉजी साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसा विज्ञान है दैट स्टडीज द इंटरडिपेंडेंट, म्यूचुअली रिएक्टिव एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स, एक दूसरे के ऊपर निर्भर और एक दूसरे से पारस्परिक तरीके से जुड़ी हुई रिश्तों को समझना। अब ये आता है दो चीजें, द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द वन हैंड। तो दो चीज़ें आ गई ऑर्गेनिज्म में क्या आ गया बच्चों? इंसानों का, जानवरों का, इनका जिक्र। और दूसरी तरफ क्या आया इनका? फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें ये रहते हैं। इसके बीच में, तो के बीच में संबंध दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का। एक तरफ तो हम ऑर्गेनिज्म्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में संबंध समझ रहे होते हैं, एंड अमंग द ऑर्गेनिज्म्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अब आएगा हमारा बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो इस टाइम पे प्लूरल है। तो कहानी को अगर शुरू से देखें तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इकोलॉजी साधारण शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा विज्ञान है जो एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक तरीके से निर्भर और जुड़े हुए रिश्तों को, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, जो ये जैविक पदार्थ यानी कि इंसान, जानवर वगैरह सब हैं इनमें, और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसे समझाते हैं एक तरफ, एंड अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑन द अदर हैंड। फिर आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर हमारा क्या हो गया बच्चों? देयर। अब ये पीछे की तरफ देखें तो ये आप बताएं, द टर्म टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट क्वाइंड। अब ये बता रहे हैं कि जो ये शब्द है इकोलॉजी, इस शब्द का इस्तेमाल हालांकि सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा? जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल के द्वारा 1869 में। फिर बता रहे हैं ए फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 1869 में हालांकि इकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था, लेकिन इससे पहले भी ए फ्यू कॉन्सेप्चुअल टर्म्स। बच्चों आंसर आएगा उससे पहले है ना, अर्लियर। तो बता रहे हैं इससे पहले भी कुछ शब्दों को पहले ही नाम दिए गए थे रिलेशनशिप बताने के लिए। फिर आ गया बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए? ये आ गया, सॉरी, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फ्रेंच जूलॉजिस्ट आई.जी. हिलेरी यूज्ड द टर्म इथोलॉजी। तो ये जो अब हम इकोलॉजी कहते हैं ये पहले और किसी नामों से जानी जाती थी, भले ही अब इकोलॉजी है। उस समय जो इंसानों का, जानवरों का, पशु पक्षियों का, उनके एनवायरनमेंट के साथ संबंध होता था उसे इथोलॉजी के नाम से जानते थे।
फिर बता रहा है यूज द टर्म इथोलॉजी। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों इसमें, तो हमारे लिए यहाँ जो आएगा वो आएगा, देखो क्या, फॉर द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ, फॉर, आज आगे पीछे जाने में काफ़ी परेशानी पड़ रही है, तो आएगा हमारा फॉर। तो ये बता रहे हैं कि जो फ्रांस यानी कि फ्रेंच जूलॉजिस्ट आई.जी. हिलेरी हैं, उन्होंने इस शब्द इथोलॉजी का इस्तेमाल किया था उस संबंध को दिखाने के लिए जो ऑफ के बाद में 8वें नंबर पर आएंगे अब हम, तो आएगा ऑफ द, बाकी की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी इन द एग्रीगेट एंड इन द कम्युनिटी। तो ये बता रहे हैं जो ये ब्रिटिश कहाँ के थे, ये हमारे फ्रेंच के जो जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया और इनका संबंध इसके वातावरण के साथ में बताया। फिर एक व्यक्ति और आया, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, जो ब्रिटिश के पर्यावरणवादी, पर्यावरणविद सेंट जॉर्ज जैक्सन थे। माइवर्ड प्रपोज्ड द टर्म हेक्सिकोलॉजी, इन्होंने एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया हेक्सिकोलॉजी विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ द रिलेशंस। अब बच्चों हम आएंगे ऑफ लिविंग क्रीचर्स। तो ये बता रहे हैं इन लिविंग क्रीचर्स का के मीनिंग में आएगा का संबंध टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट एज रिगार्ड्स द नेचर ऑफ द लोकेलिटी दे फ्रीक्वेंट द टेम्परेचर एंड द। फिर आगे जाएंगे तो बच्चों यहाँ आएगा अमाउंट। जब मैं यहाँ थोड़ा सा आंसर लगाऊंगा तो मुझे हिंदी बनाने में और आपको समझाने में थोड़ा आराम मिलेगा। यहाँ आ गया बच्चों हमारा ऑफ, और यहाँ आ गया था हमारा द, यहाँ आ गया था फॉर, तो यहाँ से कहानी बिगड़ रही है, तो यहाँ से संभालते हैं। तो बता रहे हैं उदाहरण के लिए जो फ्रेंच जूलॉजिस्ट हैं आई.जी. हिलेरी, उन्होंने इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करा उस अध्ययन के लिए, फॉर उस अध्ययन के लिए जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप दिखाई थी ऑर्गेनिज्म और उनके परिवार और समाज के आपस में तालमेल के साथ में। फिर ब्रिटिश नेचुरलिस्ट सेंट जॉर्ज जैक्सन माइवर्ड ने एक नया शब्द इजाद किया, बताया सबको, उसका नाम रखा हेक्सिकोलॉजी विद रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ लिविंग क्रीचर्स, यानी कि उन्होंने जो अध्ययन किया वो लिविंग क्रीचर्स के संबंधों को दर्शाया दूसरे के ऑर्गेनिज्म के साथ में और उनके एनवायरनमेंट के साथ में। साथ ही साथ जो नेचर की लोकेलिटी थी, जो फ्रीक्वेंटली वो पाते थे टेम्परेचर वगैरह, या द अमाउंट ऑफ लाइट, जो रोशनी का एक मात्रा थी उसमें, विच सूट देम, जो उन्हें सूट करती थी, एंड देयर रिलेशंस टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमीज, राइवल्स और एक्सीडेंटल एंड इनवॉलंटरी बेनिफैक्टर्स। कहानी में जो निचोड़ है, जो सारी समरी है इसकी, जो जिस्ट है वो ये है कि इकोलॉजी शब्द का जो हम आज इस्तेमाल करते हैं और हमारे इसमें पर्यावरण का और हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, डिपेंडेंसी कितनी है, इन सब के ऊपर बताया गया। लेकिन इससे पहले 2 बार इसका इस्तेमाल और किया गया, एक बार इथोलॉजी के रूप में, एक बार हेक्सिकोलॉजी के रूप में। ये सारी बातें इसके अंदर थी। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्लोज टेस्ट होते हैं ये, मतलब ये क्लोज टेस्ट अगर पेपर में आ जाएं तो बच्चों के ज़्यादातर 6-7 नंबर तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो 8-9 कर जाता उसी की जॉब लग जाती है। ये आंसर है सारे के सारे आपके। आज का जो दूसरा पैसेज है हमारा वो थोड़ा सा आसान है पहले वाले की तुलना में। अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज ब्लैंक ऑफ अमेरिकाज मोस्ट बिलव्ड ऑथर्स। तो बच्चों जब इन्होंने आगे मोस्ट बिलव्ड ऑथर्स कर दिया तो इस जगह जो जरूरत है वो तो 1 की पड़ेगी ना, 1 ऑफ। देखो तो अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिका के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लेखकों में से एक थे। ही वॉज बॉर्न इन 1898, उनका जन्म 1898 में हुआ था। ड्यूरिंग, ऑप्शन देख लेना आप आगे चल के, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट, और बता रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट है ये, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही सर्वड। अब जब हम किसी पद पर, किसी प्रोफेशन में, किसी व्यवसाय में एक पद पर काम करते हुए सेवा दें तो वहाँ आता बच्चों एज। ही सर्वड एज ए वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली। उन्होंने एक
निशुल्क सेवा अपनी इच्छा से एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में दी इटली में। फिर इसके बाद आएगा बच्चों हमारा आंसर, इसका ये हो गया, इसका भी हो गया हमारा, और ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों पीछे। देन लेटर सर्व्ड इन द इटालियन इन्फेंट्री। अब ये बात आ रही है उसके बाद। तो बच्चों इसके बाद जो हमारा मीनिंग बनेगा वो तो एंड बनेगा ना, और इसके बाद पीछे आओ, और इसके बाद यानी कि पहले ड्राइवर के रूप में सेवा दी और इसके बाद फिर सेवा करी इटालियन इन्फेंट्री की, यानी कि इन्होंने सैनिक के रूप में, जो पैदल सवार सेना होती है, इन्फेंट्री पैदल सवार होती है, मतलब पैदल सवार का मतलब ये तो पैदल सेना हो। हेमिंगवे, अब क्या होगा बच्चों जब इन्होंने लड़ाई लड़ी तो वाज बैडली इंजर्ड, आंसर आएगा इसका वाज, ये बुरी तरीके से घायल हो गए 1918 में। फिर हेमिंग्सवे वार टाइम एक्सपीरियंस हैड, क्या होगा फिर इनके ऊपर इस चीज़ का असर, इन्फ्लुएंस, और ऑन आता है इन्फ्लुएंस के बाद में। तो इनके जो लेखन था, जो ये लिखते थे चीज़ें, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा इनके इस युद्ध के समय के एक्सपीरियंस का। इनफैक्ट फिर आएगा बच्चों वास्तव में मोस्ट ऑफ, इनके ज़्यादातर उपन्यास फोकस ऑन द नीड फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों इन सब में जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, कोप विद। तो आंसर कैसे जा रहे हैं बच्चों हमारे, वाज हो गया, हेड हो गया, ऑन हो गया, और मोस्ट ऑफ हो गया। मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स फोकस ऑन द नीड ऑफ फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ टू कॉप विद। कॉप विद होता है बच्चों मुसीबतों से निपटना, एंड ऑफन वायलेंस। तो उनके ज़्यादातर उपन्यास जो थे वो परेशानियों से निपटने और हिंसा से निपटने के बारे में थे। ही वॉज क्वाइट डिसइल्यूजन्ड, अब ऑप्शन है हमारे यहाँ पे, तो ये आएगा बच्चों बाय द वार। बाय द वार क्यों आ रहा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि उनका दिल जो था, जो वो बुरी तरीके से झकझोर दिए गए थे युद्ध के द्वारा, युद्ध से उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा, ये इसका मतलब है। तो कहानी बच्चों ये है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज वन ऑफ अमेरिकाज मोस्ट बिलव्ड ऑथर्स। अर्नेस्ट हेमिंगवे अमेरिका के सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लेखकों में से एक थे, बना गया। उनका जन्म 1898 में हुआ था। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर एम्बुलेंस ड्राइवर, उन्होंने अपनी मर्जी से एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में सेवाएं दी इटली में। एंड लेटर, और उसके बाद एंड लेटर, और उसके बाद सर्व्ड इन द इटालियन इन्फेंट्री, इटली की सेना में पैदल जो होते हैं, मतलब ऐसी घोड़े वगैरह पे नहीं, सवार के रूप में इन्होंने सेवा दी। हेमिंगवे वाज बैडली वाउंडेड इन 1918, 1918 में ये बुरी तरीके से घायल हो गए। हेमिंग्स वार टाइम एक्सपीरियंस हैड ए कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, यानी कि जो ये युद्ध हुआ था इस दौरान उनका जो अनुभव था उससे उनके लेखन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल्स, वास्तव में ज़्यादातर उपन्यास उनकी जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल ताकत थी उसके बारे में होते थे, ताकि वो परेशानियों से, पढ़ने वाले परेशानियों से और हिंसा से निपट सकें। ही वॉज क्वाइट डिसइल्यूजन बाय द वार। देखो मैं इतना ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी यूट्यूब पर उन बच्चों को जो मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, दूर हैं या चाहते हैं कि सर कंटेंट आप पहुँचाएँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कुछ और बनाता, लेकिन ये मैंने मजबूरी में बनाया। मतलब क्लोज टेस्ट में 5 नंबर का देता, बाकी और 25 क्वेश्चन बनाता, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि कल हमारी क्लास में ऑफलाइन में प्रैक्टिस से 23वां लगेगा, 2 और हैं इसके बाद, तब तक आपका पेपर भी हो जाएगा। फुर्सत मिलेगी इंशाल्लाह नए साल से या दिसंबर के कुछ अगले तारीख से मैं इसकी क्वालिटी भी सुधार रहा हूँ। फोकस लाइट मैंने मंगवाई हैं जो अम्ब्रेला टाइप की होती हैं, वो काम करेंगे। मेरी आंखें नहीं दिखती, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, इस पर भी काम करेंगे। तो मैं छुट्टी नहीं करना चाहता था, इसलिए देर रात में ये मैंने क्लोज टेस्ट आप तक पहुँचाए। खुद से भी मैंने स्टडी किया इन्हें और समझाने की कोशिश की। जो कमी रह गई अगली वीडियो में पूरी कर देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।